नमस्कार। आज है सोमवार 4 अगस्त 2025 और आप सुन रहे हैं वन रीड न्यूज़ की प्रस्तुति। यहाँ हम रोज खबरों के पीछे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा गहराई से। बिल्कुल, कोशिश यही रहती है कि आपको खबरों का पूरा संदर्भ मिले बिना किसी लाग लपेट के। तो आज वन रीड इंडिया ब्रीफ से मिली कई दिलचस्प सुर्खियां हैं हमारे पास। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर बैंकिंग सेक्टर से है। बैंक यूनियंस जो हैं वो विरोध कर रही हैं। हाँ, मसला ये है कि उन्हें पीएम किसान भुगतान के लिए रविवार को काम करने को कहा गया है। अच्छा। और वो इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि भाई कानूनी मुद्दे हैं, स्टाफ पहले से कम है और थकान भी बहुत है। और ऊपर से उनकी वो 5 दिन के हफ्ते वाली मांग भी तो अटकी हुई है काफी टाइम से। हाँ, वो तो काफी पुराना मुद्दा है। बिल्कुल। तो ये एक तरह से दिखाता है कि जब सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका दबाव मौजूदा कार्यबल की सीमाओं से टकराता है तो तनाव पैदा होता है। सही बात है। मतलब इरादे नेक हो सकते हैं लेकिन लागू करने का तरीका। एग्जैक्टली। अच्छे इरादों के लिए भी अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है, वरना आप उन्हीं लोगों को नाराज कर देते हैं जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उस काम को पूरा करने के लिए। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब थोड़ा राजनीति की तरफ चलते हैं। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच एक और टकराव दिख रहा है। हाँ, ये तेजस्वी यादव वाला मामला है। हाँ, उन्होंने दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब था। और अब चुनाव आयोग मतलब ईसीआई ने उनसे उनके वोटर कार्ड का ही विवरण मांग लिया है। अच्छा, मतलब प्रूफ मांग रहे हैं उनका नाम था या नहीं, या वो कहाँ के वोटर हैं। कुछ ऐसे ही लगता है। और इस पर विपक्ष चुप नहीं बैठा है, उन्होंने विरोध मार्च की योजना भी बना ली है। देखिए, दिलचस्प बात ये है कि ये वोटर लिस्ट वाली गड़बड़ी की खबरें बार बार क्यों आती हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर, हमारी प्रक्रियाओं पर और एक दूसरे पर भरोसे के महत्व को दिखाता है। हाँ, ये लोकतंत्र की बुनियाद है विश्वास। बिल्कुल, सिस्टम पर, प्रोटोकॉल पर और सबसे जरूरी अपने साथी नागरिकों पर विश्वास। जब ये डगमगाता है तो सवाल उठते हैं। सही। अब आते हैं व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। भारतीय निर्यातक मतलब एक्सपोर्टर्स थोड़े चिंतित लग रहे हैं और इसकी वजह वही भारत का रूस से लगातार तेल खरीदना। अमेरिका इस पर दबाव बना रहा है तो निर्यातक अब सरकार से मदद मांग रहे हैं कि भाई हमें बचाइए। ये तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। एक तरफ सस्ता तेल और रूस से पुराने संबंध, दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव। यही तो है मल्टी अलाइनमेंट की मुश्किल राह। मतलब आप सबके साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन एक विदेश नीति का फैसला सीधे सीधे आपके घरेलू उद्योगों और नौकरियों पर असर डाल सकता है। ये दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन में सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है। और इसी से जुड़ी अगली खबर ये पुष्टि करती है कि भारत पीछे हटने के मूड में नहीं है। हाँ, सरकारी सूत्रों ने कहा है कि अमेरिकी दबाव और टैरिफ की धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। किस आधार पर? उनका कहना है कि ये फैसले लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर आधारित हैं। मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सिर्फ सस्ता तेल खरीदने का आर्थिक कदम नहीं है। रूस के साथ हमारे रक्षा सहित कई दूसरे अहम अनुबंध भी हैं। अच्छा, तो ऊर्जा सौदों में गड़बड़ी का असर उन पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल, खासकर अगर ये अमेरिकी दबाव में किया जाए तो भारत शायद अपने व्यापक रणनीतिक हितों को देख रहा है यहाँ। ये तो काफी जटिल समीकरण है। खैर, अब एक थोड़ी परेशान करने वाली खबर है। स्पाइस जेट के स्टाफ पर हमले का आरोप है। हाँ, ये श्रीनगर एयरपोर्ट की घटना है। स्पाइस जेट का आरोप है कि सामान के वजन को लेकर कोई विवाद हुआ। अतिरिक्त सामान है ना? हाँ, अतिरिक्त सामान। और उस विवाद में एक सेना अधिकारी ने उनके स्टाफ पर कथित तौर पर जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। बहुत गंभीर। देखिए, पूरी सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। आचरण, अधिकार, जवाबदेही और सबसे जरूरी सहानुभूति। वर्दी कोई भी हो, इंसानियत और नियमों का पालन तो सर्वोपरि होना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद है इसकी निष्पक्ष जांच होगी। अब एक अच्छी खबर भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के लिहाज से। हाँ, ये आईफोन वाली खबर है। हाँ, एप्पल के सीईओ टिम कुक ने खुद कहा है कि पिछली तिमाही में अमेरिका में जो आईफोन्स बिके उनमें से ज्यादातर भारत में बने थे। ये वाकई बड़ी बात है। ये दिखाता है कि वो जो China+1 स्ट्रैटेजी की बात हो रही थी उसका असर दिख रहा है। बड़ी टेक कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं। और इसका सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। हाँ, ये एक तरह से भू राजनीति का खेल है जो भारत के पक्ष में जा रहा है। वैश्विक आर्थिक धाराएं कैसे देशों की किस्मत बदल सकती हैं,
ये उसका एक उदाहरण है। हालांकि मजाक में लोग कहते हैं कि बनता भारत में है, पर सस्ता अब भी दुबई या अमेरिका से ही मिलता है। हाँ हाँ, वो बात तो है। खैर, ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब एक और महत्वपूर्ण खबर पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी। वाराणसी में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हाँ, गंगा नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है और शहर के कई हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद हवाई सर्वेक्षण किया है प्रभावित इलाकों का। देखिए, आपदा के समय में लीडरशिप का दिखना, मतलब उनकी विजिबिलिटी, बहुत मायने रखती है। हवाई सर्वेक्षण सिर्फ नुकसान का आकलन करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये सरकार का ध्यान और उसकी गंभीरता दिखाने का एक प्रतीकात्मक तरीका भी है। लोगों को एक भरोसा मिलता है। सही कहा। अब आते हैं मनोरंजन जगत और उससे जुड़े विवाद पर। एक्टर कार्तिक आर्यन ने खुद को एक इवेंट से अलग कर लिया है। हाँ, ये अमेरिका में एक इवेंट होना था, लेकिन उसके मेजबान एक पाकिस्तानी नागरिक थे। तो दिक्कत क्या थी? हुआ ये कि एक फिल्म निकाय, शायद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज FWIC, ने चेतावनी जारी की थी। उसके बाद कार्तिक आर्यन ने इवेंट से दूरी बना ली। मतलब कला और भू राजनीति फिर आमने सामने। बिल्कुल, ये अक्सर होता है। कला और राजनीति के बीच का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, और जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं तो आपको अक्सर जो पॉपुलर भावना होती है या जो रूलिंग नैरेटिव होता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है, दबाव होता है। ये तो है। अब एक खबर दिल्ली के सत्ता के गलियारों से। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मुलाकातें की हैं। हाँ, और इन मुलाकातों का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। तो फिर अटकलने लगना तो लाजमी है। बिल्कुल। जब देश के शीर्ष संवैधानिक प्रमुख, खासकर ऐसे समय में जब संसद में गतिरोध चल रहा हो या उपराष्ट्रपति चुनाव नजदीक हो, अलग अलग मिलते हैं और कोई कारण नहीं बताया जाता, तो ये संकेत देता है कि कुछ गंभीर या महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। क्या ये संसद के बारे में है या उपराष्ट्रपति चुनाव या कुछ और, कहना मुश्किल है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, अब एक सकारात्मक खबर की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। हाँ, ये कांडला बंदरगाह वाली खबर है। हाँ, भारत का पहला घरेलू तकनीक से बना ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो गया है। ये क्या है और क्यों अहम है? देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा मानी जा रही है। इसे पानी को रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड पावर से तोड़कर बनाया जाता है। मतलब हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया में कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। अच्छा। और ये कांडला प्लांट जो है, ये इसी ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके वहाँ पोर्ट पर चलने वाली बसों और लाइटों को बिजली देगा। ये पूरी तरह से भारत में बनी तकनीक पर आधारित है। तो ये आत्मनिर्भर भारत और क्लीन एनर्जी दोनों लक्ष्यों को एक साथ साध रहा है। बिल्कुल। अपनी खुद की ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक विकसित करना न सिर्फ प्रदूषण से लड़ने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य के इस बहुत बड़े उद्योग में हमें आत्मनिर्भर भी बनाएगा। ये एक बड़ा कदम है। वाकई में। अब खेल जगत से एक अच्छी खबर। लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने गोल्ड जीता है। हाँ, कजाकिस्तान में। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि वो घुटने की चोट से उभर कर वापसी कर रहे हैं। अच्छा, कमबैक है ये। हाँ, और चोट के बाद ये उनकी लगातार तीसरी जीत है। ये दिखाता है कि खिलाड़ी का जज्बा क्या होता है। चोट से लड़ना, वापसी करना और फिर से जीतना। ये लचीलेपन, मतलब रेजिलियंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रेरणादायक है ये। अब एक खबर गवर्नेंस मॉडल से। अरुणाचल प्रदेश का संपूर्णता अभियान काफी चर्चा में है। हाँ, इसकी तारीफ हो रही है क्योंकि इसके तहत सरकारी योजनाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाया गया है। 100% डिलीवरी। ये तो कमाल है, खासकर पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सुशासन, मतलब गुड गवर्नेंस, सिर्फ अच्छी नीतियां बनाना नहीं है। असली चुनौती है उन्हें आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना। ये सुनिश्चित करना कि लाभ वास्तव में उन तक पहुंचे जिनके लिए वो बनी है। अरुणाचल का ये मॉडल बाकी राज्यों के लिए सीखने लायक हो सकता है। निश्चित रूप से। अब पड़ोसी देश बांग्लादेश चलते हैं। हाँ। वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मुकदमा शुरू हुआ है। हाँ, उन पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप हैं। ये किस मामले से जुड़े हैं? ये 2024 में जो छात्र विरोध प्रदर्शन हुए थे, उनके दमन से जुड़े आरोप हैं। उस समय काफी हिंसा हुई थी। ये तो बहुत बड़ा घटनाक्रम है बांग्लादेश के लिए। बहुत बड़ा। ये वहाँ के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी परीक्षा है। क्या एक इतने शक्तिशाली नेता पर सत्ता से हटने के बाद कथित अत्याचारों के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है? इसका नतीजा वहाँ की राजनीति पर गहरा असर डालेगा। इस पर नजर रखनी होगी। अब एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान ने ईरान का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है। हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के अधिकार का समर्थन किया है।
ये दिलचस्प है क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पश्चिमी देशों को आपत्तियां रही हैं। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों देशों ने बड़े व्यापार समझौते भी किए हैं। ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समीकरण बदल सकता है। ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते रिश्ते पर अमेरिका, भारत और खाड़ी देशों की नजरें जरूर रहेंगी। सही कहा, ये रीजनल अलाइनमेंट का संकेत है। और आखिर में खेल जगत से एक और शानदार उपलब्धि, टूर डी फ्रांस फेमिनाइन, यानी महिलाओं की टूर दी फ्रांस। हाँ, फ्रांस की ही पॉलिन फेरन प्रिवॉट ने इसे जीत लिया है। क्या ये उनकी पहली जीत है? न सिर्फ पहली जीत, बल्कि ये उनका पहला टूर डी फ्रांस फेमिनाइन था जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया, और वो मौजूदा ओलंपिक माउंटेन बाइकिंग चैंपियन भी हैं। अरे वाह, मतलब माउंटेन बाइकिंग से रोड साइकिलिंग में आकर पहले ही प्रयास में टूर डी फ्रांस जीत लिया। हाँ, ये उनकी एथलेटिक वर्सेटिलिटी, मतलब बहुमुखी प्रतिभा का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन है। कमाल की एथलीट है। सच में कमाल है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें और उन पर हमारी बातचीत। हमें पूरी उम्मीद है कि केवल तथ्यों को आप तक पहुंचाकर बिना किसी पक्षपात या भावनात्मक घालमेल के हमने आपको दिन की घटनाओं की अपनी स्पष्ट समझ बनाने में सशक्त किया है। हाँ, और इस तरह की सीधी राय मुक्त खबरें देने की हमारी क्षमता आप जैसे श्रोताओं की बदौलत है। केवल ₹1 प्रतिदिन, मतलब महीने के 29 रुपए के बिल पर आप हमें विज्ञापन मुक्त और कॉरपोरेट या सरकारी प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र रहने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी खबर से कभी समझौता नहीं किया जाता, लेकिन अभी के लिए ये पूरी तरह से मुफ्त है, तो प्लीज इसे शेयर करें। यदि आप इस दृष्टिकोण को महत्व देते हैं और भरोसेमंद समाचार प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं, तो कृपया www.onereadnews पर सब्सक्राइब करने पर विचार करें। और अगर आपको लगता है कि दूसरों को भी इस तरह के शांत, स्पष्ट समाचार स्रोत से लाभ होगा, तो हम आभारी होंगे यदि आप इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर किसी के साथ साझा करेंगे जिन्हें आप जानते हैं। आपका समर्थन हमें सामान्य शोर से दूर तथ्यात्मक, संक्षिप्त समाचारों के लिए एक समर्पित स्थान प्रदान करने के हमारे मिशन में मदद करता है। आज सुनने और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि हमने आपके समाचार प्राप्त करने के तरीके में कुछ सकारात्मक बदलाव किया होगा। हम कल सुबह 8 बजे आपके लिए और सुर्खियां और उनका विश्लेषण लेकर वापस आएंगे। तब तक मुस्कुराते रहें और इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाते रहें। नमस्कार। नमस्कार। इस पॉडकास्ट को हर सुबह 8 बजे सुनने के लिए हमें स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर फॉलो करें। इस पॉडकास्ट को हर सुबह 8 बजे सुनने के लिए हमें स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर फॉलो करें।